फ्रेंड, आज का टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। और ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी का। और यह ऑर्डर 14 सीपीसी का ऑर्डर 14 डील करता है। ऑर्डर 14 में टोटल जो रूल्स हैं वो 7 रूल्स हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके टोटल 7 रूल्स को ऑर्डर 14 का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इश्यूज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। तो इश्यूज का जो लिटरली मीनिंग है वो है अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, और इसको दूसरे शब्दों में इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, डिस्कशंस एंड आर्गुमेंट। तो ये इसका लिटरली मीनिंग है। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वह है कोर्ट जो है वो असर्टेन करती है रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सीज, रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज, इसको असर्टेन करती है। यही ऑब्जेक्टिव है इश्यूज फ्रेम करने का। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑर्डर 14 है और 14 का रूल 1 है वो कहता है कि इश्यूज कब अराइज करता है, इश्यूज कब अराइज करेंगे सूट में। तो ये रूल 1 कहता है कि इश्यूज तब अराइज करता है जब एक मटेरियल प्रोपोजिशन किसी फैक्ट्स के बारे में या किसी लॉ के बारे में एक पार्टी अफर्म करती है और दूसरा पार्टी जो है उसे डिनाई करती है। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में इश्यूज अराइज करता है। अब ये जो बेयर एक्ट में जो लिखा गया है रूल 1 में, इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट्स और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ड यूज किया गया है मटेरियल प्रोपोजिशन, तो ये मटेरियल प्रोपोजिशन क्या है। तो ये मटेरियल प्रोपोजिशन को ऑर्डर 14 का रूल 1 का सब रूल 2 बेयर एक्ट में कहा गया है कि मटेरियल प्रोपोजिशन आर दोज प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट विच अ प्लेंटिफ मस्ट एलिज इन ऑर्डर टू शो अ राइट टू शू और अ डिफेंडेंट मस्ट एलिज इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट हिज डिफेंस। क्या मतलब है? कहता है कि आइदर ऑफ लॉ और फैक्ट्स, चाहे तो वो लॉ हो या फैक्ट्स है, जिसमें एक प्लेंटिफ को बाद लाने का राइट टू शू है और वह एलिज करता है, तथा दूसरी ओर जो डिफेंडेंट है अपना डिफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए जो एलिज करता है उसी फैक्ट्स और लॉ को मटेरियल प्रोपोजिशन कहते हैं। अब है जो सब रूल 1 का जो सब रूल 3 कहता है कि
each material proposition affirmed by one party and denied by other shall form a subject of distinct issues. क्या मतलब है? मतलब ये है कि each material proposition affirmed by one party and denied by other party shall form a subject of distinct issues का मतलब हुआ कि हर एक material proposition जिसमें एक पार्टी अफर्म कर रही है, दूसरा डिनाई कर रहा है, तो वो फॉर्म करता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इश्यूज। अब है सब रूल 4 कहता है कि जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के इश्यूज हैं अकॉर्डिंग टू सब रूल 4 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 14। तो ये कौन सा फैक्ट्स है, कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं? द इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, और दूसरा जो है इश्यूज ऑफ लॉ। एक और इश्यूज है, एक और तीसरे प्रकार का है जिसको कहते हैं मिक्स्ड इश्यूज ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। और यही इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, इश्यूज ऑफ लॉज एंड इश्यूज ऑफ मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉज जो होते हैं, उसी इश्यूज को जो फ्रेम किया जाता है उसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं। तो ये जो इश्यूज फ्रेम किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, जो फर्स्ट काइंड ऑफ इश्यूज जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि इश्यूज ऑफ फैक्ट्स एंड इश्यूज ऑफ लॉ एंड मिक्स इश्यूज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉज, तो ये जो इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जो थर्ड होगा वो होगा इश्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। अब हम देखेंगे कि जब भी कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है तो कोर्ट ये देखती है कि जो पार्टीज के बीच जो इश्यूज है वो कौन कौन सा इश्यूज जो है वो पार्टीज एडमिट कर रहा है और कौन सा इश्यूज को डिनाई कर रहा है, और जो जिस इश्यूज पर पार्टीज का वेरिएंस होता है और जिस इश्यूज पर पार्टी एक दूसरे को डिफर करते हैं, उसी इश्यूज को जो है वो कोर्ट जो है वो फ्रेम करती है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ऑर्डर 10 में था एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, जो फर्स्ट हियरिंग ऑफ द शूट में प्रोविजंस था। तो ये सब रूल 5 कहता है ऑर्डर 14 का रूल 1 का कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द शूट द कोर्ट शैल आफ्टर रीडिंग द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट and also after examination of the parties or their pleaders ascertain upon what material proposition of facts and law the party at variance। तो ये कहता है कि जो फर्स्ट हियरिंग जो होता है शूट का कोर्ट में, और कोर्ट जो है आफ्टर रीडिंग और प्लेंट्स एंड रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को पढ़ने के बाद और पार्टीज का एग्जामिनेशन के बाद, उनके लॉयर्स का एग्जामिनेशन के बाद, उनके लॉयर्स को सुनने के बाद कोर्ट यह असर्टेन करती है कि कौन कौन सा मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट्स और लॉ में पार्टीज का वेरिएंस है, और उसी जो इश्यूज में जो वेरिएंस होगा
उसी को इशू फ्रेम करेगा, इशूज को रिकॉर्ड करेगा, इशूज को सेटलमेंट करेगा और कोर्ट जो है वो ट्रायल के लिए प्रोसीड करती है। ये फर्स्ट हियरिंग होती है। अब ये तो हुआ फ्रेमिंग ऑफ इशूज। एक सिचुएशन और आता है फर्स्ट हियरिंग में, जो फर्स्ट हियरिंग जब होती है और उस समय कोर्ट प्लीडिंग्स और रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद, उनके प्लीडर्स को सुनने के बाद, अगर डिफेंडेंट को जो प्लेंट में बात लिखी गई है, अगर डिफेंडेंट शूट में डिफेंस नहीं करता है फर्स्ट हियरिंग में, तो ये इस सिचुएशन में जो है वो इशूज फ्रेम कोर्ट नहीं करता है। तो आज हम लोग देखें जो ऑर्डर 14 का रूल 1 में टोटल 6 सब रूल्स थे और किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में फ्रेमिंग ऑफ इशू को फ्रेम करता है कोर्ट और किस सिचुएशन में इश्यूज फ्रेम नहीं किए जाते हैं, ये हम लोग देखें। साथ साथ मीनिंग ऑफ इश्यूज को भी हम लोग डिस्कस किए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यूज को देखें और मटेरियल प्रोपोजिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के इश्यूज होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, इश्यूज ऑफ लॉ, मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉज। और इस तरह से आज जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो ऑर्डर 10 का रूल 1 हम लोग देखें, साथ साथ रूल 1 का टोटल जो सब रूल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस किए और इस तरह से आज कंप्लीट हुआ ऑर्डर 14 का रूल 1 और रूल 1 का जो टोटल 6 सब रूल्स हैं ये खत्म हुआ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर 14 रूल 1। थैंक यू very much.